या एक कोई भी अदालत जब एक मामले को निपटा देती है, दोबारा उसको रीओपन करके उसके एडवर्स फैसला नहीं दे सकती। ये तो ऑर्डर दिया गया था पहले, जब इन्होंने इंटरव्यू भी किया था, जिसका सवाल वहीं पे, जब सिंध हाईकोर्ट ने दुआ को खामद के साथ भेजा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने महदी कादरी को कहा कि हम आपकी 12 घंटे के लिए मुलाकात करवा देते हैं, अगर बच्ची फिर भी आपके साथ आ गई तो फिर उसने कहा जी मैंने ऐसे नहीं मिलना, मैंने बच्ची ही देनी है, मुझे जिस तरह मर्जी दे। ये अदालतों का यहाँ पे तो अब रिसेंट फैसला आया 21 जुलाई का, ऑनरेबल हाईकोर्ट सिंध का वो मतनाज़ा फैसला कि हम उस फैसले को नहीं मान सकते। जी वकील साहब, मैंने कहा ना कि आपको वकालत की एबीसी का भी पता नहीं है। वो हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी ना, वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 में थी, जो कि सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन भी होती है। इसे कहते हैं इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर, जिसमें जज साहिबान खुद इन्वेस्टिगेटर्स बन के बैठते हैं। ये एडवर्सरियल प्रोसीजर नहीं था। और उस वो अगर डिस्पोज ऑफ भी हो जाए ना, तो उसमें हम सीएमए लगाकर एप्लीकेशन नई सिचुएशन के बेस पे उसको कंटिन्यूटी में चला सकते हैं। और वो जो दूसरा 21 तारीख वाला ऑर्डर है ना, वो कंटिन्यूटी में है, एडवर्सिटी में नहीं है। ये थोड़ा सा पढ़ ले, लेकिन वो इंग्लिश में है, मुझे नहीं पता कि आपको समझ में आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन वो कंटिन्यूटी पे है। इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर है। कभी सुना है आपने इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर और एडवर्सरियल प्रोसीजर में क्या फर्क होता है? वो आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ आपको मैं। अगर आप 21 जुलाई वाले फैसले को नहीं मानते तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये दावे ना करें, जाकर उसको चैलेंज करें, फोरम, प्रॉपर फोरम में जाकर उसे चैलेंज करें। ये कह देना कि हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता, इस तरह से कोर्ट्स नहीं चलती। कम से कम एक वकील को ये शोभा नहीं देता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह के मैं नहीं मानता। चाहे उसे चैलेंज करें। और ये कोर्ट्स पे इल्जाम जो आप लगा रहे हैं ना, ये भी मैं आपकी वजाहत कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना, वो चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट का डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इस वक्त, क्योंकि उस वक्त आपका झूठ प्रिवेल कर रहा था, 18 साल वाला निकाहनामे वाला मेडिकल रिपोर्ट भी, वो जो गलत मेडिकल रिपोर्ट हुई थी 16 to 17 जिसमें डिक्लेयर किया गया था, उसकी बुनियाद पे जज साहबान ने कहा था कि भाई हम किस तरह से बच्ची पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। यस, आप ट्रायल कोर्ट में जाएं, जो कि एडवर्सरियल प्रोसीजर होता है, जहां पे एविडेंस रिकॉर्ड होगा, वो प्रॉपर जुरिसडिक्शन है, वहां पर जाकर आप मेडिकल की आप रिक्वेस्ट रखें, जहां पे मेडिकल बोर्ड बनाया गया। उसके बाद जो एज आई डिक्लेयर हुई, फिर ये चला है और वो ट्रायल चला है। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर में सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन थी। ये ट्रायल है, एडवर्सरियल प्रोसीजर है, जहां एविडेंस रिकॉर्ड होता है। आपको इतना पता होना चाहिए मेरे। जिसमें 10 डॉक्टर्स थे, उसका तलाकमा आपके भाई वकार भट्टी ने कर दिया है 10 जुलाई 2022 की दी न्यूज की खबर में, पेज नंबर 3 पे ये खबर है, आप सब दोस्तों ने देखी होगी। उसमें उसने बता दिया कि डॉक्टर्स ने क्या क्या इंकशाफ किया है, कि वो रिपोर्ट किस तरह से हासिल की गई है। और जो रेडियोलॉजिस्ट थे, उनकी उस रिपोर्ट में भी जो एज उन्होंने डिटरमिन की है वो 16 से 17 साल। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से एक सहाफी ने जो न्यूज़पेपर में लिखा, वो अपनी उसने जिम्मेदारियां पूरी की। वो उसकी अपनी सहाफती जो जिम्मेदारियां थी विद इन दी नॉर्म्स, विद इन दी इथिक्स, उसने पूरी की। वो समझता था। इसलिए आपने क्या किया? आपने उस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज किया। जब तक आप उस मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करते हैं, यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्रिटिसाइज करना, ये वकालत है? ये वकालत नहीं है मेरे दोस्त, ये वकालत नहीं है। अगेन आई वुड से कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने वकालत की है, उसका लाइसेंस भी चेक करें कि उस इंस्टीट्यूट को ये वकालत की डिग्री देने का, वो डिग्री देने की मजाज भी है या नहीं है। सिंध से हमें बिल्कुल इंसाफ की पोको नहीं है। सिंध में जहीर की और दुआ की दोनों की जान को शदीद खतरा है। हमारी दरख्वास्त है आपके प्लेटफॉर्म से कि हमारा ट्रायल फौरी तौर पे सिंध से ट्रांसफर किया जाए। उसको बेशक पंजाब में ट्रायल किया जाए या उसको बेशक इस्लामाबाद में कर दिया जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। केपीके में ले जाया जाए, बलोचिस्तान में ले जाया जाए, सिर्फ सिंध से निकाला जाए। जी वकील साहब, आपकी ख्वाहिशात की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया जाए। सिंध की जुरिसडिक्शन को पंजाब में लाया जाए, या केपीके में ले जाया जाए, या बलूचिस्तान ले जाया जाए, या इस्लामाबाद ले जाया जाए, क्योंकि आप चाहते हैं। वो इस तरह से नहीं होता। अगर आपको याद हो तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल था, वो सेशन ट्रायल था। उनसे सेशन ट्रायल छीना गया था, उन्हें डिप्राइव किया गया था। वो डायरेक्ट ट्रायल चला था हाई कोर्ट में। अल्टीमेटली वो पूरे का पूरा केस जो है डिसीजन पर इनक्यूरम डिक्लेयर हुआ था। पर इनक्यूरम डिक्लेयर होना, आप समझते हैं पर इनक्यूरम सुना है कभी आपने अपनी थ्रू आउट एजुकेशन में या प्रैक्टिकल लाइफ में? डिसीजन पर इनक्यूरम के बारे में आपने सुना है? वो डिसीजन जो कि ऑब्टेन किए गए हो बाय इग्नोरिंग द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ द लॉ। एक जुरिसडिक्शन है, आपकी ख्वाहिश की बुनियाद पर उस जुरिसडिक्शन को चेंज करके लाहौर भेजा जाए, केपीके भेजा जाए, बलूचिस्तान भेजा जाए। क्यों? पूरा जुडिशियल सिस्टम खत्म किया जाए, पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है उसे बिगाड़ दिया जाए, पुट इट ऑन द जेपर्डी। हाउ कुड दैट बी यार? बी सेंसिबल लॉयर इफ यू आर अ लॉयर। चौथा दिन है आज, जब एक सूबे से दूसरे सूबे में किसी को दारुल अमान से उसकी कस्टडी ट्रांसफर की जाती है, जरूरी होता है, चाहे वो मुल्जम हो चाहे वो विक्टिम हो, कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। आज चौथा दिन है, अभी तक दुआ ज़ारा को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया गया। उसके साथ क्या किया जा रहा होगा इसका हमें नहीं पता।
वकील साहब, आप जिस कस्टडी की बात कर रहे हैं ना, वो ये कस्टडी नहीं है। एक तो वो कस्टडी होती है जो कि किसी की एफआईआर कंप्लेन की बुनियाद पर पुलिस मुलजिम को अपनी कस्टडी में लेती है और फिर उससे विद इन 24 आवर्स कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, क्योंकि वो बाउंड होती है पुलिस, वो लाजमी होता है एफआईआर के साथ मुलजिम को विद इन 24 आवर्स कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। लेकिन ये कस्टडी हब से बेजा में कोर्ट की डायरेक्शंस पे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ली। इसे इमीडिएटली भी पेश किया जा सकता है या कोर्ट की बताई हुई डेट पे पेश किया जा सकता है या फिर किसी की एप्लीकेशन पे पेश किया जा सकता है। इसके लिए 24 आवर्स की कोई शर्त लागू नहीं होती। इसे इमीडिएटली भी पेश किया जा सकता था, इसे कोर्ट की बताई हुई डेट पे भी पेश किया जा सकता था या किसी की एप्लीकेशन पे भी पेश किया जाता। तो आपके लिए बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्टडी करें, पढ़ें अभी, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आए। हुमा यूनुस का केस था, 14 साल की वो बच्ची थी, उसको वहां पे इसी सिंध हाईकोर्ट ने उसके खामद के साथ भेजा। 14 साल एज उसकी स्टैब्लिश थी, और यहाँ पे 15 से 16 साल भी अगर हम तस्लीम कर लें। अरे वकील साहब, कहाँ लेकर जा रहे हैं बात को? हुमा यूनुस के केस का डिस्कस कर रहे हैं जो कि 180 डिग्री से चेंज है। हुमा यूनुस का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि हाई कोर्ट के डिसीजंस जो कि इनक्विजिटोरियल प्रोसीजर्स में होते हैं इस तरह के केसेस में, वो बाइंडिंग नहीं होते दूसरी कोर्ट्स पर। इस तरह से तो हम एआईआर भी रेफर करते हैं, हम हल्सबरीज लॉ ऑफ इंग्लैंड भी रेफर करते हैं, इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स भी रेफर करते हैं। क्या वो बाइंडिंग होती है इन कोर्ट्स में? ये गाइडिंग सोर्स होती हैं। तो ये गाइडिंग सोर्स है, हर केस की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। बाइंडिंग सिर्फ और सिर्फ अंडर आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का डिसीजन पास बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू द एक्सटेंट इट डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ लॉ और इनशिएट्स द प्रिंसिपल ऑफ लॉ शैल बी बाइंडिंग। हाई कोर्ट के डिसीजंस और ये जो है ना, ये बाइंडिंग नहीं होते, ये गाइडिंग सोर्स होती हैं। और जहां तक रही बात हुमा यूनिस की केस की, तो हुमा यूनिस का केस जो था ना, वो हुमा कन्वर्टेड थी फ्रॉम क्रिश्चियन टू मुस्लिम। तो उनके वालदेन के पास जो था ना, वो वली वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वो उस कॉन्सेप्ट को कैरी नहीं करते थे या बाय नहीं करते थे। तो उसको इसके साथ मैच करना बनता ही नहीं है। गलत आप रेफरेंस दे रहे हैं, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ये रेफरेंस आपका। तो रही बात उसकी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी बाइंडिंग वो होते हैं जिन पे ये भी इवन दैट इज नॉट ओपन एंडेड, जिनमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस किया गया हो, जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इनशिएट किया गया हो। ये नहीं कि हर डिसीजन बाइंडिंग होता है। हाँ, एडवर्सरियल प्रोसीजर में एक ही किस्म का प्रोसीजर जो ओरिजिनल साइड से इनिशिएट हुआ, एप्लेट कोर्ट में गया सेशन में, फिर एप्लेट हाई कोर्ट, फिर एप्लेट सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल डिसीजन जो होगा वो कंटिन्यूटी में उसी केस में बाइंडिंग होगा। 2000 को सिंध हाईकोर्ट में पेश किया गया। सिंध हाईकोर्ट ने मेडिकल करवाया, 16 से 17 साल उसकी उम्र आई। 2000 को वापस शोहर के साथ भेज दिया गया। 2000 का वाला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बच्ची आजाद है, वो जहां रहना चाहे, जिसके साथ रहना चाहे रहे। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना, पहले एज आई थी 16 से 17 साल। जब दूसरा मेडिकल बोर्ड बना, उसमें एज आई 15 से 16 साल। अब 1 साल से क्या अचानक ही बच्ची दूध पीती बन गई? कि उसी सिंध हाईकोर्ट ने, जो पहले सिंध हाईकोर्ट ने बच्ची को 20 दिन के लिए खामद के पास भेजा था, वो 20 दिन किसके जुम्मे है? वो 20 दिन किसके खाते में आएंगे? हमारा सवाल है ये बहुत बड़ा, कानून नासिस करने वाले अदालों से, हमारी अदलिया से, कि हमारी जो अल अदलिया है कम से कम वो तो कानून का मजाक ना बनाए। ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना सिंध हाई कोर्ट पर या कोर्ट्स के ऊपर, तो समझने की कोशिश करें। वो जो पहले सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को भेजा था जहीर के साथ ना, वो आपकी झूठ की बुनियाद पे, क्योंकि आपने निकाह नामे पे 18 इयर्स लिखा था और उसकी बुनियाद पे 164 का बयान करवाया, और फिर उसी बुनियाद पर जो है आपने स्टेटमेंट करवाई हाई कोर्ट के सामने। हाई कोर्ट ने जब मेडिकल करवाया तो उसमें 16 to 17 जो एज आई थी, जो कि गलत साबित हुई आगे चल के। तो ये जज साहिबान पे या कोर्ट पे इल्जाम नहीं आएगा, ये इल्जाम आपके ऊपर आएगा, आपसे मुराद आपके क्लाइंट के ऊपर आएगा, जिन्होंने 18 इयर्स गलत लिखवाया और उस डॉक्टर जिसने गलत इन्वेस्टिगेशन की और एज गलत बताई। ये सारे का सारा मलबा उनके ऊपर जाएगा, कोर्ट के ऊपर नहीं आएगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो 20 दिन का इल्जाम जो है, 20 दिन का जो मलबा है वो जजेस के ऊपर डाला जाएगा, उन्होंने किस तरह से छोड़ा? उन्होंने आपकी गलत बयानी की वजह से छोड़ा। आपने गलत 18 इयर्स कहा था, फिर मेडिकल रिपोर्ट भी गलत आई जिसने 16 to 17 का, जिसकी बुनियाद पे स्टेटमेंट ली गई। तो वो 164 की स्टेटमेंट जो थी वो भी डाइल्यूट हो गई, और उस मेडिकल रिपोर्ट, जो पहली मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे जो हाई कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दी गई थी, वो भी डाइल्यूट हो गई। इसीलिए 21 जुलाई को उसकी कंटिन्यूटी में दूसरा ऑर्डर पास हुआ था। आप ये कैसे कह रहे हैं कि उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ? वो कंटिन्यूटी में था। और अगेन आई वुड से इट्स एन इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर, और इंक्विजिटोरियल प्रोसीजर में जज साहबान इन्वेस्टिगेटर बन के बैठते हैं टू रीच आउट द ट्रुथ। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश की है। अगर उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो 1-to-1 मुनाजरा कर लेंगे, मैं देख भी लूंगा कि आपकी काबिलियत कितनी है, आप में वो कितना। मसला ये है ना कि आपको कुछ आपके ऑडियंस जो है आपको कुछ चढ़ा देते हैं ऊपर, तो आप हैवी वेट बनने की कोशिश करते हैं। भाई अपनी वकालत करें, हैवी वेट से वकालत नहीं होती। वकालत का, वकील का जो फन होता है ना, उसकी नॉलेज के साथ साथ उसकी आर्टिकुलेशन होती है, वो किस तरह से कन्विंस करता है।
डंडे लेकर या मोलाजट बनकर वकील नहीं बनता। तो मेहरबानी करके अपनी आर्टिकुलेशन को जाहिर करें, अपनी कन्विंसिंग पावर को जाहिर करें, मिसालें दें तो सही मिसालें दें, गलत मिसालें नहीं दें। और हर केस जो है ना दूसरे केस के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, गाइडिंग सोर्स होती है।